जो अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स। पीछे मैंने आप सभी लोगों को वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराया। इसमें निगमन था, न्यूमेरिकल था, प्लस अन्य छोटे छोटे जो टॉपिक थे उनके बारे में। तो आइए हम इसके आगे वाला भाग पढ़ते हैं। आज से हम ये हमारा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय जो है यह अगले वीडियो में डाला जाएगा। और कहने का मतलब यह है कि गॉस का प्रमेय ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुका है, तो उसके अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? वैद्युत फ्लक्स। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स? हमने कंटेंट को लिख दिया है। आप बहुत सरल भाषा में इसको सही से समझ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स लिखिए या विद्युत फ्लक्स, दोनों एक ही है। यहाँ पर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? बहुत छोटा चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत, एक एक वर्ड को ध्यान देना, हम एक एक वर्ड के बारे में आपको समझाएंगे। बस आप ध्यान रहे कि कोई भी मतलब टॉपिक हो, ध्यान से बस सुनिए आप लोग। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, कोई भी पृष्ठ है वो हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया है, हमने एक कल्पना करके हमने एक पृष्ठ मान लिया, और उस पृष्ठ से अभिलंबवत मतलब कोई ना कोई एंगल बनाकर अगर कोई बल रेखाएं, उसमें से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगे, उन बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगा? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वास्तव में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम हिंदी में प्रवाह कह सकते हैं, अभिवाह कह सकते हैं, अभिवाह, ठीक है, अभिवाह या प्रवाह। इलेक्ट्रिक जो आपका फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, उसको हम विद्युत अभिवाह भी कह सकते हैं। विद्युत प्रवाह जो फ्लक्स का एक अलग से मीनिंग होता है, वो कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी वह वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। हम वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं। हम यहाँ ई इसलिए लगाए हैं क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ होगा स्थित होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया? ई लगाया गया है। इसमें जो आपका है वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध, बद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। समाकलन का मतलब ध्यान दीजिएगा, किसी भी सूक्ष्म चीज़ को बड़ा करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। कोई भी छोटा हो, अगर हम उसको बड़ा करना चाहें, हम उसको समाकलन करके बड़ा कर सकते हैं। और बड़े को छोटा करने के लिए हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। अवकलन को अंग्रेजी में हम डिफरेंशियल, और समाकलन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होगा वह बच्चा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा है, ई इंटू डी ए। तो जब इंटीग्रेशन यहाँ पर, ये जो इंटीग्रेशन ए है, इसका मतलब क्या है? जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए
पृष्ठ समाकलन है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए। फाई जो है यह वैद्युत फ्लक्स है, ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो ए है समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, थीटा जो यहाँ पर है ई एवं ए के बीच का कोण है। ये छोटा सा परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका मात्रक, किसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसको कह सकते हैं वोल्ट मीटर होता है। और यह कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसमें परिमाण मिल जाएगा, परिमाण प्राप्त हो जाता है, वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दिशा नहीं रहता, यहाँ पर केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। यह एक अदिश राशि है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसके बारे में आप इसको ध्यान से आप लिख लीजिए, सही ढंग से लिख लीजिए, ताकि मैं आपको इसी के आधार पर इसी के एक एक वर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको नोट्स कर लो सभी लोग। अब देखिए बच्चों, आपने इसको नोट्स कर लिया। अब हम इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको परेशान कर सकता है। वो शब्द क्या हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत बल रेखा होता क्या है। ये वैद्युत बल रेखा क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप एकदम वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों, हम वैद्युत बल रेखा के बारे में जानेंगे कि वैद्युत बल रेखा होता क्या है, और उसी के आधार पर इसका जो सूत्र हम लोग लिखे थे, हम वैद्युत फ्लक्स के जो अन्य जानकारियां हैं उनको भी हम जान जाएंगे। तो सबसे पहले कि वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ये जो है आपका वैद्युत बल रेखाओं का, ये वास्तव में है क्या, तो यह एक प्रकार की जो हम लोगों का मान लीजिए या एक पृष्ठ है, हमने यहाँ पर दो पृष्ठ बना दिया, ठीक है, और यह दोनों पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में क्या हैं, स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस पृष्ठ से कोई एंगल बनाते हुए अगर यहाँ पर हम यहाँ तीर का चिन्ह दे दिए हैं, सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। दो चित्र यहाँ पर हमने लिया है, और एक चित्र ये है, और हमने एक चित्र ऐसे कर दिया है। ध्यान से आप लोग सभी लोग देखिएगा। और एक बात आपको पहले से ही बताया गया है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एकदम छोटी जानकारी के लिए कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है, अभी अभी आपने क्या लिखा, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये आपने सूत्र लिखा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ हम चर्चा यहाँ करेंगे। ये चर्चा है वैद्युत बल रेखाओं की। ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत बल रेखा जो है आपका, अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में है, ये अब पहले हम इस दोनों चित्र को देखेंगे। इस चित्र से हमें मालूम चल रहा है कि इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। इस चित्र में हम यह देख रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस पृष्ठ से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। इस चित्र में देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर जा रही हैं। ठीक है, इस हिसाब से, इस आधार पर हम जब कहेंगे तो पृष्ठ से निकलते हुए, जब भी पृष्ठ से बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, जब भी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है धनात्मक होता है। जब भी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। जब भी पृष्ठ के अंदर जो बल रेखाएं हैं प्रवेश करेंगी
तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। यह सबसे पहली बात कि यह एक सीधी रेखा हो सकती है, यह एक वक्राकार रेखा हो सकती है, ठीक है। अब आई बात, यहाँ पर एक और चित्र है। यह चित्र क्या है कि बल रेखाओं की मतलब ये जो बल रेखाओं की जो मतलब ये कंडीशन है, बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस पर मतलब धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है और धन से चलकर ऋण पर माइनस पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ये भी आपको ध्यान देना है कि बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ये वक्राकार होती हैं और यह हमेशा धन से चलती है और ऋण पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। वो बातें क्या हैं कि वैद्युत जो फ्लक्स में जो फ्लक्स है अर्थात बल रेखाओं की संख्या की माप है, यहाँ कंडीशन आ जाता है। वो कंडीशन क्या है, तो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं, जो बल रेखाओं की संख्या है, वह आपके इस एंगल पर भी निर्भर करेंगी। तो वैद्युत फ्लक्स जो है एंगल पर निर्भर करेगा। वो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि जो हमारा फाई ई है वह ई ए कॉस थीटा है, ये बताइए यदि थीटा जो है 0 अंश हो जाए, थीटा जो है 90 अंश हो जाए और इस 0 और 90 के अलावा कोई एंगल हो जाता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, फाई ए वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हो। तो दो तीन बातें। पहली बात क्या था कि वैद्युत फ्लक्स जो बल रेखाएं हैं वह पृष्ठ से यदि बाहर की ओर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, यदि याद रखना है। यदि पृष्ठ के अंदर बल रेखाएं प्रवेश करेंगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक। इसके अलावा वैद्युत फ्लक्स हमेशा जो बल रेखाएं होती हैं धन से धनात्मक से चलकर और ऋण पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती है। मतलब जो प्लस होता है प्लस से निकलती है और माइनस पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा बल रेखाएं यदि पृष्ठ के समांतर हों, बल रेखाएं यदि पृष्ठ के क्या हों, समांतर हों, और समांतर होने पर वहाँ वैद्युत फ्लक्स जो होता है शून्य होता है। ये आपको ध्यान देना है कि यदि बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हों, समांतर हों, तो वैद्युत फ्लक्स का मान मतलब फाई ई का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा, जब वैद्युत बल जो रेखाएं हैं वह पृष्ठ के क्या हो, समांतर हो। मतलब जो क्षेत्र हमारा है ये आपका सपोज दैट ये वैद्युत क्षेत्र है, यह क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या है कि यदि कोई जो पृष्ठ है, यदि कोई पृष्ठ है वह विद्युत क्षेत्र के समांतर, मतलब ये आपका विद्युत क्षेत्र है, तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र यदि एक दूसरे के समांतर होंगे उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो कैसे शून्य होगा, आइए हम इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो पृष्ठ है वह विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। तो जो हमारा फाई ई होता है उसका सूत्र ई डी ए कॉस थीटा, तो इसका मान क्या होगा, 0। तो ये कैसे होता है, आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई पृष्ठ है, वह पृष्ठ आपका ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगल भी हो सकता है। अगर किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के समांतर यदि हम कर देते हैं तो पृष्ठ से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं, पृष्ठ से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं, तो परिभाषा में ये कहा है कि अभिलंबवत बल रेखाएं होंगी। और जब समांतर हो जाएगा तो एक लाइन का इसका आंसर है कि वैद्युत जो मतलब जो फ्लक्स जो पृष्ठ है वह विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, यदि समांतर हो जाता है तो जो बल रेखाएं हैं वो निकलेंगी नहीं वहाँ से। आज जो बल रेखाएं जब नहीं निकलेंगी तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब हम एंगल के हिसाब से करते हैं तो उस स्थिति में जो थीटा होगा बच्चों वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो
जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, उस स्थिति में थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, फाई ई बराबर कॉस 90 का मान 0, सबका मान क्या हो जाएगा 0। तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0। ये स्थिति कब आती है, जब पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तब। अवैद्युत क्षेत्र के समांतर ना होकर किसी एंगल पर हो तो हमारा हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा। इसके अलावा जो हमारा वैद्युत फ्लक्स जो होगा, मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई मैक्सिमम कब होगा, तो उस स्थिति में आपका मैक्सिमम के लिए ई डी ए कॉस 0 होना चाहिए, अर्थात थीटा का मान क्या होगा 0 होगा। और थीटा का मान जब 0 होगा बच्चों, तो आपका फाई ई जो होगा ई इंटू डी ए, यह मैक्सिमम होगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर, थीटा क्या है ई और मतलब ए के बीच का एंगल, मतलब हम शुरू में ही बताए हैं ई और ए मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल है उसके बीच का एंगल थीटा है। यदि थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो जो फ्लक्स का मान है वह 0 हो जाएगा। थीटा यदि 0 अंश होता है तो जो फ्लक्स का मान होगा वह सबसे अधिक होगा, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स का मान किस स्थिति में होता है, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए थीटा का मान क्या हो 0 हो। किस स्थिति में फाई ए वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, तो जब पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो जाए समांतर हो जाए, तो आपका वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है 0। तो ये 2-3 पॉइंट है, आप इसको क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको नोट्स कर लो आप लोग। अब देखिए बच्चा, ये आपने समझा कि किस स्थिति में फाई का मान मैक्सिमम होगा, किस स्थिति में फाई का मान न्यूनतम। न्यूनतम की स्थिति जब होती है जब थीटा 90 डिग्री हो, और मैक्सिमम की स्थिति तब होती है जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो। आइए इसको एक अलग तरीके से 2 मिनट के लिए आप लोग इसको समझिए। हमें आशा है कि आप लोग परिभाषा लिख लिए हो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए परिभाषा ज़रूरी होता है, और समझने के लिए आपको कुछ थ्योरी, कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं कि वो कैसे बनता है डायग्राम के हिसाब से। सबसे पहले यदि हम कह दें कि यह हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, या वैद्युत क्षेत्र मान लो, और यह तीर का चिन्ह इसकी दिशा है। ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसका कोई पृष्ठ लेते हैं तो हम शुरू में बताएं कि जो पृष्ठ होगा वह आपका गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, रेक्टेंगल पृष्ठ भी हो सकता है। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक हमने ले लिया क्या, ऐसा एक हमने रेक्टेंगल पृष्ठ हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए कि ये रेक्टेंगल पृष्ठ है जो आपका, हम देखेंगे तो यहाँ से सभी वैद्युत ये जो क्षेत्र है इसमें से वैद्युत ये बल रेखाएं जो हैं निकल रही हैं इस पृष्ठ से होते हुए। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, और उसी दिशा में यह आपका क्या हो रहा है वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, अगर इस पृष्ठ को यदि हम ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा झुका देते हैं, क्या कर देते हैं थोड़ा सा अगर झुका देंगे, ये पृष्ठ यही है, तो ज़रा बताइए आप लोग कि क्या इस पृष्ठ से सभी बल रेखाएं निकल रही हैं? नहीं, केवल इसी पृष्ठ से सभी बल रेखाएं क्या हो रही हैं निकल रही हैं। अगर हम इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुका देते हैं तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा, और उस एंगल के हिसाब से बल रेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। यदि यह पूरा पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं वो अधिक निकलेंगे। यदि हम इसको किसी एंगल पर झुका देते हैं तो उससे निकलने वाली जो बल रेखाएं वो क्या होंगी कम होंगी। इसी आधार पर यदि हम इसको एकदम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को ऐसे अगर कर देते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा के
समांतर अगर कर देते हैं तो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं यह इसमें से नहीं निकलती है। यही कंडीशन बताया गया कि इस स्थिति में जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह क्या होंगी, 0। इसी आधार पर फाई ई का मान क्या हुआ, 0। कब, जब पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर होने पर बल रेखाओं की संख्या 0 होती है, अर्थात फाई ई का मान 0 होता है। तो उस स्थिति में जब ये वैद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ उसी के समांतर हो जाए तो जो बल रेखाएं निकलेंगी वह क्षेत्र के लंबवत निकलेंगी। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्षेत्र की क्या निकलेंगी, लंबवत। मतलब क्या कि यदि पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो बल रेखाएं क्षेत्र के लंबवत निकलेंगी। मतलब कौन सा डिग्री बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। तो काश 90 का मान क्या होगा बच्चों, 0 अंश होगा। ठीक है। अब आइए, यदि ये जो हमारा पृष्ठ है यदि इस क्षेत्र से सीधा एकदम मतलब ये किसी एंगल पर ये लंबवत खड़ा हो, ठीक है, क्षेत्र के लंबवत खड़ा हो, तो जो वैद्युत बल रेखाएं इसमें से निकलेंगी वह जो निकलेंगी वह क्षेत्र के समांतर निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र के समांतर निकलेंगी, अर्थात थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र को किसी भी एंगल पर काटेंगी नहीं, तो थीटा का मान 0। उस स्थिति में आपका जो फाई ई होता है वह मैक्सिमम होता है, ई डी ए कॉस 0, मतलब आपका ई डी ए। तो ये आपका फाई ई मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 0। फाई ई 0 कब होगा, जब थीटा का मान कितना, 90 डिग्री। तो सही बच्चे समझ गए कि जब पृष्ठ क्षेत्र के समांतर होगा तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ जो क्षेत्र के लंबवत होंगी, तो लंबवत जब वहाँ होगा तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होनी चाहिए, ठीक है, मतलब पृष्ठ जो है क्षेत्र के समांतर होगा। तो पृष्ठ क्षेत्र के समांतर, उस स्थिति में थीटा क्या होगा, 90 क्यों, क्योंकि बल रेखाएं 90 डिग्री पर निकल रही हैं। और जब पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत होगा, पृष्ठ जो है क्षेत्र के लंबवत होगा, तो पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं क्षेत्र के समांतर होंगी। उस स्थिति में थीटा क्या होगा, 0। तब हमारा फाई ई का मान, फाई ई जो होगा हमारा, यह हो जाएगा ई डी ए मैक्सिमम। और जब थीटा 90 होगा, तब थीटा जब 90 होगा तो फाई ई का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आप वैद्युत फ्लक्स को समझिएगा। अगर आप इसी चीज़ को तिरछा किया गया है, यदि हम अपनी आँख से यहाँ से देखें, यहीं से इसको देखेंगे, तो जब हम देखेंगे तो हमारा ये जो पोर्शन हमें दिखाई नहीं देगा, हमें केवल इतना ही पोर्शन ये दिखाई देता है, यही पोर्शन केवल हमें दिखाई देता है। तो इस हिसाब से हम निकालेंगे, ये पोर्शन छूट जाएगा, ये पोर्शन छूट जाएगा। तो पृष्ठ जो होगा अगर एंगल पर झुकेगा तो बल रेखाएं कम हो जाएंगी, अगर सीधा खड़ा होगा तो बल रेखाओं की संख्या। तो कहने का मतलब है कि जितना छोटा पृष्ठ होगा बल रेखाओं की संख्या उतनी ही छोटी होगी और फ्लक्स भी उतना ही कम होगा। और पृष्ठ जितना बड़ा होता जाएगा तो बल रेखाओं की संख्या बड़ी होती जाएगी और हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जब न्यूमेरिकल आता है तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। तो सभी बच्चे किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि हर टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।